हेलो फ्रेंड्स, आज से एबीसी एकेडमी पर आप एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हो। कुछ दिन पहले आप लोगों से पूछा गया था क्या आप लोग देखना पसंद करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को। काफ़ी लोगों ने कहा जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए और साइंस के पोर्शन को सबसे पहले ख़त्म करिएगा। तो आज के इस क्लास में फिजिक्स को देखने वाले हैं। फिजिक्स का टोटल 11 टॉपिक है जिसे कि कवर करेंगे आज। मास्टर वीडियो आपका यह होने वाला है। टोटल जो आपका है 11 टॉपिक जहाँ से कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसको आज के इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने पहले से इस क्लास को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, आप इस पे अच्छे से पकड़ बनाइएगा। रिपीट करके मनो क्लास को आप देख लीजिएगा। जल्द से जल्द क्लास को अच्छे से देखिए। आप यहाँ पे देख रहे हो क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। क्लास को देखने से पहले एक दो छोटा सा सवाल है जिसका कि जवाब आपको देना चाहिए। आप सबसे पहले यह कमेंट करके बताइए आप जो यह क्लास देख रहे हो किस पर्पज़ से देख रहे हो। कहने का मतलब है आप 68वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए क्लास को देख रहे हो या फिर बिहार दरोगा के लिए, बिहार सचिवालय के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप क्लास को देख रहे हो ना, आप कमेंट करके बताइए। बताने से क्या होगा, आगे कुछ टाइम में आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा उस हिसाब से क्लास को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप ही लोगों के अच्छाई के लिए पूछा जा रहा है क्लास किस चीज़ के लिए आप अभी देख रहे हो। जो भी होगा कमेंट करके आप बताइएगा। क्लास के लास्ट में आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। अगर आपको कभी कुछ खास ज़रूरत पड़ता है तो कॉल वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। कॉल नहीं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिएगा। कॉल कोशिश करिएगा नहीं करने का। क्लास को ध्यान से देखिएगा। फिर से कहा जा रहा है मन हो रिपीट करके देख लीजिएगा। साइंस से आजकल के एग्जामिनेशन में अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो 30+ क्वेश्चन आएगा 68वीं बीपीएससी में। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो बिहार सचिवालय की तो 25 से ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ भी 25 से ज़्यादा सवाल आपके लिए आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिविल कोड का फॉर्म अगर आपने भरा है तो वहाँ पे भी आपको साइंस काफ़ी हद तक हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में। इसीलिए साइंस पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। आप लोगों का सजेशन भी था कि साइंस से ही स्टार्ट करिए, इसीलिए फिजिक्स को आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा, बार बार कहा जा रहा है। और क्लास को देखने के बाद ना लास्ट में अंत में क्लास को पहले आप अच्छे से देखिए, फिर आप बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। फीडबैक देना बहुत हद तक ज़रूरी होता है। क्लास अच्छा लगा नहीं लगा जो भी लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। मूल भौतिक राशियों की संख्या अगर पूछता है कितना है तो आपको 7 बताना होता है। कौन कौन सा है तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशि हैं, ध्यान रखेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा जाता है क्या है, आपको कैंडेला बताना होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला आप ध्यान रखेंगे। एक प्रकाश वर्ष में बताना है कितना किलोमीटर में पूछा है, 9.46 × 10⁻12 यानी कि एक प्रकाश वर्ष जिसे आप लाइट ईयर कहते हो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए पारसेक के बारे में क्या दिया हुआ है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, आपको बार यहाँ पे बताना है। शक्ति यानी कि पावर का मात्रक पूछा जाता है क्या होता है तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। वर्क यानी कि कार्य तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल आपको बताना है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको बताना होता है। यहाँ पे कुछ जैसे आपका 7 जो आपने अभी भौतिक राशियाँ देखा था उनका मात्रक और प्रतीक क्या क्या होता है देखिए। लंबाई का होता है मात्रक मीटर और उसे आप m छोटी m से डिनोट करते हो। द्रव्यमान मतलब मास हो गया, इसका किलोग्राम केजी में। समय का सेकेंड s से। विद्युत धारा के लिए आप एम्पियर, यहाँ पे एम्पियर आपको याद रखना पड़ेगा, इसे डिनोट करते हैं, शो करते हैं। ताप के लिए आपको केल्विन k से। पदार्थ की मात्रा मोल के यानी कि MOL से करते हैं। और ज्योति तीव्रता के लिए अगर पूछेगा कैंडेला होता है जो कि CD से आप इसे दर्शाते हैं। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, 1.0 बार के समतुल्य यानी कि इक्वल होता है।
एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर एक पिकोग्राम होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का होता है। बल यानी कि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक पूछेगा तो न्यूटन सेकेंड आपको बताना है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की जो मात्रक है इसे आप डॉप्सन के नाम से जानते हो। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो एक लाइन है ना, यह आपको शो नहीं कर रहा है सही से, आप इसे समझिए क्या यहाँ पे दिया हुआ था। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में ना पृथ्वी की जो है परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, अब आ जाइए एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट बताना है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के या फिर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के, और अगर मिलीमीटर में पूछता है 10⁻⁻3 मिलीलीटर के बराबर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? ये सारे ये जो है ना दोनों पूरक मात्रक होते हैं। रेडियन या फिर स्टेरेडियन पूछेगा किस प्रकार के मात्रक है, तो ये पूरक मात्रक होते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का जो बहाव है, कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, आपने ज़रूर सुना होगा। ये जल का बहाव को मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा दूर की वस्तु को देखने के लिए तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का यूज किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का यूज किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग पूछेगा तो ब्यूटीरोमीटर का यूज किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का यूज किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। समतल कोण जो है, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशि होती है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे जो भी आप पॉइंट देख रहे हो ना, इस पे पकड़ना हो तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में देखिए। अदिश राशि इतना दिया हुआ है, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा होते हैं। और सदिश में आपका बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत चुंबक जी जो तीव्रता आता है, ये सारे देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए। चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मात्रक यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है एक एंगस्ट्रॉम में। यहाँ से सवाल आता है, आप ज़रूर इसे याद करने की कोशिश करिएगा। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन पूछेगा तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर बताना है। एक टैरोमीटर पूछेगा 10⁻12 मीटर, और एक फैदम में होता है 6 फीट। इसे एक बार फिर से देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होगा। एक खगोलीय इकाई पूछेगा 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन में 10 माइक्रोमीटर होगा। एक बैरल 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होगा। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक टैरोमीटर में 10⁻12 मीटर आपको बताना है। और एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं यंत्र और मापन। किस यंत्र से किसका माप किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्जामिनेशन में एक सवाल यहाँ से फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा। अल्टीमीटर ना
उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है। ओमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एरोमीटर से वायु और गैस का भार जो साथ ही साथ घनत्व होता है मापा जाता है एरोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का ये यंत्र होता है। कौन सा? एनीमोमीटर। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण। कैलोमीटर से ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापता है। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व। फैदोमीटर से समुद्र और नदी की गहराई मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप से अगर पूछेगा घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। आ जाइए अब ग्रेवोमीटर पर। ग्रेवोमीटर से ना गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग की गणना की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता होती है ये लैक्टोमीटर से। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है क्रोनोमीटर। क्रैस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का ये यंत्र है। नेफोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा जो है उसको मापा जाता है। किसे? नेफोस्कोप से। रेडियो माइक्रोमीटर न ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति मापा जाता है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, जैसे रेन गेज होता है या फिर कहिए आप यूडोमीटर जो होता है, ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला क्या होता है? यंत्र होता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला ये उपकरण होता है। नेक्स्ट है सैक्रोमीटर, सैक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता मापा जाता है। ठीक है, स्क्रू गेज से महीन तार का व्यास मापा जाता है। किसे से? स्क्रू गेज से। सेक्सटेंट से क्या होता है? ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर से किसी सतह की वक्रता मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर से ना धमनियों में जो रुधिर के दाब को मापने का काम होता है ये स्फिग्नोमीटर से मैनोमीटर से किया जाता है। थियोडोलाइट से अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप की जाती है। किससे? थियोडोलाइट से। थर्मोपाइल के बारे में ध्यान रखिएगा, विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापा जाता है। लाउड स्पीकर में ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का ये यंत्र होता है। मैक मीटर पूछेगा, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापी जाती है। मैग्नेटोमीटर अगर पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट जो कि माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में अति सूक्ष्म लंबाई मापा जाता है, यानी कि मिलीमीटर का 1000वां भाग अगर पूछेगा तो माइक्रोमीटर में मापा जाता है। ऑडोमीटर में वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ओम मीटर में विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर में विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर में उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर से विकिरण मापन। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति। पाइर हीलियोमीटर से सौर विकिरण का मापन होता है। विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता ज्ञात किया जाता है। वेव मीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा।
आ जाइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैकेनिज्म जो चैप्टर है यानी कि यांत्रिकी, आप यहाँ से यांत्रिकी को देखने वाले हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है आज के इस क्लास में। अच्छे से आप ध्यान से देखते चलिएगा, कोशिश करिए साथ साथ पढ़ते चलने का। लगे कि आप खुद से क्लास को बना रहे हो, खुद से क्लास को मतलब कहिए आपकी खुद से किसी को बता रहे हो, उस तरीके से अगर आप क्लास को देखेंगे, यकीन मानिए आपका एक बार में ही सारा जो वन लाइनर है कंप्लीट हो जाएगा। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री की। देखिए, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव के बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हो जाती है, हट जाती है। ध्यान रखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का पहला वाला जो प्रथम नियम है किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर प्रक्षालन मशीन काम करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि ना बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अब यहाँ पे जो अभी आप लाइन देख रहे हो ना, इसे आपको लास्ट में करवा दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा और भी है, चलिए आप देख लीजिए। देखिए, न्यूटन के गति का नियम जो है ना, गति का प्रथम नियम क्या होता है? क्या यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक आप उस पर जाकर समझिए ना कोई धक्का वक्का नहीं लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे चलती गाड़ी में रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे आगे की ओर झुक जाना होता है, पेड़ से जो फल टूट कर नीचे गिर जाता है, कपड़े को डंडे से पीट कर जो उसका धूलकण वगैरह होता है अलग किया जाता है, ये प्रथम गति का नियम होता है। सेकेंड होता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। एग्जाम्पल लेंगे आप अगर, तो जैसे गेंद पकड़ते समय जो है ना खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ये सेकेंड नियम का उदाहरण है। तीसरा वाला का देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इसमें वही जो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को जो पीछे की ओर धक्का लगना होता है, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अब फिर से ऊर्जा संरक्षण के बारे में समझिए। ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन से आपका क्या आशय है? आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। समझ पाए? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण ऐसा होता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी कि ग्रहों का जो सूर्य का परिक्रमण करना होता है, इसमें प्रभावी बल कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल आपको बता देना है। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को पूछेगा, वायु प्रक्षोभ आपको ध्यान रखना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है। यहाँ पे आपको त्वरण अगर पूछेगा फॉर्मूला आप इसे देख लीजिए। अब यहाँ पे ए का दिया हुआ, ए बराबर आपका हो जाएगा त्वरण, वी है अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग और टी है आपका समय अंतराल। कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयीय वक्राकार आपको बताना होता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो है सदैव कैसा रहेगा? क्या रहेगा? तो उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है? घर्षण की वजह से संभव होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की जरूरत होती है। सरल आवर्त गति के दोलन में पूछेगा किसकी आवश्यकता? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका हुक के नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी कि ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होता है? उससे 4 गुना लगाना होता है ज़्यादा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे कहीं पे अपने नोटबुक में और इसे उसके बाद आपको याद करना है। प्रथम, दूसरा और तीसरा वाला श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आता है? पहला में कैंची हैंड पंप, साधारण तुला प्लास आता है। सेकेंड में सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन आती है। थर्ड में स्टेपलर चिमटा और मनुष्य का हाथ आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आता है, काफ़ी लोग गलत कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो गतिमान रह जाएगा। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी कि वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ना गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस वजह से। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण क्या होता है? नहीं गिरता है, ध्यान रखिएगा। एक भू उपग्रह यानी कि जियो सैटेलाइट जो होता है किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है? अपकेंद्रीय की वजह से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और एक बात आप समझ पाए अभी कौन सा टॉपिक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं? तो यहाँ पे ग्रेविटी देख रहे हैं यानी कि गुरुत्वाकर्षण पे आ चुके हैं। ये आपको इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आप समझ पाए कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर होते जा रहा है, ठीक है। ग्रेविटी चैप्टर अभी देख रहे हैं, इसके बाद आपका पदार्थ के जो सामान्य गुण हैं वो सामान्य गुण टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट को देखिए। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि ना चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति की वजह से होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर आपने बिहार सचिवालय बीपीएससी वगैरह का सीट लगाया होगा, बिहार दरोगा का सीट लगाया होगा, आपने लगभग ये जो सवाल है ना मैक्सिमम जो सेट है उसमें देखने को आपको मिला होगा। लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? अगर कोई एक आदमी झूला बैठकर झूल रहा है उसके बगल में कोई आ जाएगा तो बैठ जाएगा तो क्या होगा? इस तरह का पॉइंट। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र से चलने लगती है। ध्यान रखेंगे, लंबाई बढ़ने की वजह से स्लो हो जाता है और जब शीतकाल होता है तो फिर वो तेज़ी से चलने लगता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है। देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। किस कंडीशन में? आपने समझा इस बात को? तो कंडीशन यहाँ पे आपका रहेगा क्या? यदि वायु जो यहाँ पे वायु का प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए मतलब ख़त्म कर दिया जाए तो आपको ये बात कही गई है। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर होता है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार क्या होता है? भार जो है पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। थोड़ा सा इसका पहले कलर चेंज कर लिया जाए, फिर से इस पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है क्या?
पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होता है, अधिक होता है। आ जाइए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो समझिए। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत है उसका प्रतिपादक पूछेगा कौन है, तो न्यूटन साहब आपको ध्यान ही रखना है यहाँ पे। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, लिफ्ट में बैठे हुए किसी व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाते रहती है, नीचे आती है तो आपको पता है आपका जो वेट है नहीं के बराबर आपको फील होगा अगर बहुत तेज़ी से आए तो। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता, वर्तमान अभी का 1/4 पार्ट में मतलब चौथा भाग होता। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त यानी कि गायब हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या होता है ना कि पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान अधिकतम और चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण गुरुत्व केंद्र से अधिक जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके भार पर याद करिए वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, तो अपकेंद्रीय बल की वजह से। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। कब, जब अलग अलग द्रव्यमान वाला दो पत्थर होगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहे हैं क्या कि सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ध्यान रखिएगा। और थर्ड पॉइंट है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि साबुन के, हाँ तो अब यहाँ पे कहाँ आ गए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस पे, यानी कि पदार्थों के सामान्य गुण टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है, तो अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर यह काम करता है। यहाँ पे समझिए कह रहा है क्या, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि ना पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। यहाँ भी जो भी आप वर्ल्ड लर्नर देख रहे होंगे, जो भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके सेट में मिल ही जाता है आपको। अगर किसी बुक का आप अगर 10 या 15 प्रैक्टिस सेट का क्लास देखते हो, सारे क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि यहीं से रहता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आकार बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखिएगा।
हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण निकलती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से ज़्यादा होता है। देखिए, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसीलिए बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो इसमें अणुओं के मध्य में ससंजक बल लगना रीजन होता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दिशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम होने का। बैरोमीटर में अचानक अगर पारा गिरता है तो क्या होता है? लगता है कि अब तूफान आने वाला है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल से कम होता है, ध्यान रखेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों? जल के पृष्ठ तनाव के ही वजह से। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? अनुभव होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। आपने ध्यान दिया होगा, कुएं में अगर बाल्टी रहता है, पानी के अंदर रहता है, जब आप उसे ऊपर खींचोगे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि बाल्टी है भी या नहीं है आपके रस्सी में लगा हुआ। बट जैसे ही पानी से ऊपर निकलता है उसका वेट आपको फिर पता चलता है, फिर आपको अपना पावर लगाना होता है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहे हैं वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण बताएं। तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इसी कारण लोहे की कील पारे में क्या होता है? तैरते रहती है। पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व होता है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व का गुण होता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज की जो प्रत्यास्था है ये सबसे ज़्यादा होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ध्यान रखेंगे। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान बताएंगे। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगर पूछेगा समुद्रीय तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान बताएं तो 1.013 × 10⁵ पास्कल आपको बताना होता है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री तापमान पर जल का सापेक्षिक घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण हो जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जल से शेविंग ब्रश को जब आप निकालते हैं तो उसका जो बाल होता है अपने में चिपका रहता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसी वजह से। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। देखिए, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम रहता है, इसी वजह से। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो उसे आप प्रणोद यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या लाइन है? तो लाइन था जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में अधिक, मतलब कहिए कि गति करना जो है काफ़ी सरल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग आने वाला तरंग कौन सा है? तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि तरंग से क्वेश्चन कहाँ से आ गया अब? वेव स्पीड से, यानी कि
तरंग गति का टॉपिक आप देख रहे हो, इसके बाद आप साउंड को देखोगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? तो अवरक्त तरंग होता है राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के बीच में। दृश्य प्रकाश का यानी कि विजिबल लाइट का तरंगदैर्घ्य पूछेगा कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर आपको बताना होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरण का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का यूज करते हैं। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता जो है बढ़ती जाती है, ऐसा किस वजह से? डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे विद्युत चुंबक तरंग और खोजकर्ता को बस यहाँ पे आप देखिए, इतना पॉइंट को पहले आप अच्छे से देखेंगे। गामा किरण की खोज किया था बैकुरल ने, एक्सरे का किया था रॉन्टजन ने, पराबैंगनी किरण का जोहान रिटर के द्वारा, और दृश्य किरण का पूछेगा तो न्यूटन के द्वारा की गई थी। अवरक्त किरण का पूछता है विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंग का हेनरिक हर्ट्ज, और रेडियो तरंग जो है दीर्घ रेडियो तरंग, इसका अगर पूछेगा तो मार्कोनी आपको बता देना है। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? पूछेगा आयन मंडल से। कूलिज नलिका यानी कि ट्यूब का जो प्रयोग है कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए की जाती है। कोबाल्ट 60 नॉर्मली विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरण के उत्सर्जन के कारण प्रयुक्त होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि देखिए सोनार जो होता है ना, सोनार, उसका यूज क्यों किया जाता है? ध्यान है ना आपको? नहीं है तो समझिए। समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब गया है उसको निकालने के लिए, पता करने के लिए ना, पता लगाने के लिए सोनार का यूज करा जाता है। अब अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण देखिए और अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अनुप्रस्थ में प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंग में एस तरंग हो जाएगा। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न जैसे सितार, गिटार, वीणा होते हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो है ये अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है। अनुदैर्घ्य का पूछेगा ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग में जो पी तरंग आता है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग और अल्ट्रासाउंड तरंग, ये सारे अनुदैर्घ्य के एग्जाम्पल हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का यूज किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें और जो आपका गामा किरण है, इसको तरंगदैर्घ्य के आरोही, इसके जो तरंगदैर्घ्य हैं इनके आरोही क्रम क्या होंगे? तो सबसे पहले ऐसे गामा, फिर एक्सरे, फिर पराबैंगनी, फिर आपका सूक्ष्म किरण हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि बंद चूल्हे, जिसे आप ओवन के नाम से जानते हैं, ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग का यानी कि माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है? अवरक्त किरण का अंतर जो निर्मित स्रोत होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर जो गर्त है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट साउंड टॉपिक पे आ चुके हैं। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर होता है, बट यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा प्रैक्टिस सेट में आपको 17 मीटर ऑप्शन में रहता है। 15, 18, 15, 17, 20, 22 इस तरह से 16.5 देगा तो ठीक, नहीं तो 17 आपको मीटर टिक करना होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड होता है। सिनेमा घरों में, बड़े सभागारों में आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद
कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण होता है अनुरणन होता है। ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं, तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से नहीं सुन सकता है। ठीक है। जब बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहा जाता है। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है क्या कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। समझ पाए इस बात को? 45 डेसिबल। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण न वे न पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है और उसी ध्वनि तरंग के इशारे पर वो अपना रास्ता कहिए कि बनाते चलता है और उसी पर वो जाता है। पराध्वनि तरंग आपको यहाँ पे याद रख लेना है। टीवी रिमोट में पूछेगा किस तरंग का उपयोग किया जाता है, अवरक्त आपको बताना होता है। काफ़ी ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का अवरक्त तरंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल में है, इसे समझिए। कह रहा है साधारण बातचीत जब आप करते हो 30 से 40 डेसिबल उसमें निकलता है तीव्रता। तेज़ अगर बातचीत करेंगे 50 से 60। तेज़ संगीत या फिर हल्ला गुल्ला जो शोर होता है उसमें 80 डेसिबल से अधिक का तीव्रता रहता है। पेड़ के पत्ते के सरसराहट में जो आवाज़ आता है ना वो 10 से 20 डेसिबल रहता है। सायरन जैसे कि पुलिस का, एम्बुलेंस का, जो प्रशासनिक गाड़ी जाता है उसमें जो सायरन लगा होता है ना, 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट विमान में आपको पता है ना काफ़ी तेज़ रहता है, आवाज़ उसका आता है आपको 140 से 50 डेसिबल रहता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र यानी कि कारखाना वगैरह जो होता है 100 से 120 डेसिबल का साउंड आपको यहाँ से सुनाई देता है। यहाँ पे दिया हुआ महिलाओं की आवाज़ के बारे में समझिएगा। क्या दिया हुआ था कि जैसे महिलाओं की आवाज़ है ना पुरुष की अपेक्षा आपने ध्यान दिया होगा, कहा जाता है कि तीक्ष्ण होता है, क्योंकि ना महिला की आवाज़ का जो तारत्व होता है वो अधिक होता है। इसीलिए इसे आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होता है। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त किरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा जल का और उसके बाद होता है लोहा का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या होता है ना कि तापमान के घटने से ध्वनि का भी वेग घट जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। कहने का मतलब साउंड को गुजरने के लिए, ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना होगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप अगर पूछेगा ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं हो सकता है। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि यानी कि इको का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन की वजह से क्या होता है? इको यानी कि प्रतिध्वनि होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? पराश्रव तरंग का आवृत्ति पूछेगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ध्यान देंगे, पराश्रव तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। मानव द्वारा श्रव तरंगों यानी कि सोनिक वेव्स जिसे कहते हो, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है। मानव के द्वारा श्रव तरंग पूछेगा, इसे आप सोनिक वेव्स कहते हो। इसकी आवृत्ति पूछा जाता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ता और
डॉल्फिन मछली जो है ना ये पराश्रव ध्वनि तरंग को सुन सकता है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखते हैं ज़रा सा। एल्युमिनियम की चाल होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। स्टील का पूछेगा 5960 होता है। लोहा का 5950। कांच यानी कि फ्लिंट कांच जो होता है उसका 3980 आपको बताना है। और जल का पूछेगा 0 डिग्री पर तो आपको 1402 यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वायु का अगर पूछता है 332 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन का पूछेगा 316 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन का पूछता है 1286 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल का पूछेगा 1533 मीटर पर सेकेंड। सामान्य जल का पूछेगा तो यहाँ पे आपको 1493 मीटर पर सेकेंड बताना होता है। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं ऊष्मा और जो ऊष्मागतिकी होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी सवाल रहता है और काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती ही है। थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा अलग जैसा टॉपिक लगता है, काफ़ी लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं सही से, बट कोशिश करिए आप अच्छे से क्लास को देख लेने का। कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम में, डायमेंशन में वृद्धि हो जाता है। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन? तो गुब्बारे के आयाम में क्या होता है? डायमेंशन में वृद्धि होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहने का क्या कारण होता है? वाष्पीकरण यानी कि इवोपोरेशन की वजह से क्या होता है? इसकी दर जो है तेज होने की वजह से तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बहता है, नहीं बनता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे का तापमान बढ़ जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से ऊपर मापने हेतु यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण विकिरण या फिर पूर्ण विकिरण तापमापी या फिर जो आप पायरोमीटर होता है इसे कहते हो। अब यहाँ पे आपको चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। तापमापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में देखिए। फ़ारेनहाइट कितने हिमांक पर? क्वथनांक देखिए और बराबर भाग और एक भाग में आपको दिया गया है। इसका आप सबसे अच्छा एक स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री पर। सेल्सियस का हो जाएगा 0 डिग्री। केल्विन का होता है 273 डिग्री। क्वथनांक पूछेगा 212 बताना है, 100, 373। इसे आप ज़रूर स्क्रीनशॉट, आशा करता हूँ कि आपने ले लिया होगा और आपको इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। देखिए, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से ना न्यूनतम संभव तापमान को आप परम शून्य ताप के नाम से जानते हो। स्वचालित ईंधनों में हिमरोधी के रूप में पूछेगा किस पदार्थ का यूज किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसका आयतन घटता जाता है। थर्मोस्टेट यंत्र को देखिए। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड करना होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने का काम रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का होता है। सवाल इस तरह से पूछेगा, थर्मोस्टेट्स में एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक ऑप्शन में थर्मोस्टेट्स रहेगा, बाद बाकी 3-4 ऑप्शन और आपको दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान, आप यहाँ पे खुद से देखिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री, और केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन। क्या होता है? स्वस्थ मानव के शरीर का नॉर्मली टेम्परेचर रहता है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण भाप में उसका छुपा हुआ जो गुप्त ऊष्मा होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसी वजह से हाथ जलने लगता है भाप से। यह वाला जो पॉइंट है आगे आपको बता दिया जाएगा।
पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु पूछेगा तो घटता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बढ़ जाता है, और हिमांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री आपको यहाँ पे बताना है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई इसका बढ़ जाता है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है ना, क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का जो अधिक ये सुचालक है, इसी वजह से होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर पूछेगा क्या फर्क पड़ता है, तो जलवाष्प उसका बढ़ जाता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर करती है। यहाँ पर समझिएगा, कह रहे कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये पहले घटेगा फिर बढ़ने लगता है। जब जल को 0 से लेकर के 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है ना, तब इसके आयतन पर पूछेगा प्रभाव पड़ता है जो, वो क्या? तो पहले प्रभाव इसका घटता है फिर उसका बढ़ने लगता है आयतन इसका, ठीक है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर में सफ़ेद नीचे काला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला रहता है। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्यों? क्योंकि ना पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, मतलब इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब एक पटरी पूरा गर्म हो जाएगा अगर एक साथ कंटिन्यू जुड़ा रहे, गर्म होने की वजह से पिघलने वगैरह का डर रहता है जब ट्रेन कंटिन्यू गुजरते रहेगा उस पर। तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है किस पर? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि एसी किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापक्रम को ये नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे चालन के अनुप्रयोग के बारे में जो दिया हुआ है इसे समझिए। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप, चालन के अनुप्रयोग है, याद रखिएगा। अब जो एक पॉइंट छोड़ा गया था ना, वहाँ पे था ना कि शुष्क बैटरी, जैसे आप ड्राई बैटरी कहते हो, इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो ये विद्युत अपघटन होता है ना, इसका अपघटन होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ था। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी को ही देखने वाले हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है कहाँ? जल में। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? यह ना शरीर का जो ताप है ना, टेम्परेचर, इसको नियंत्रित रखने में सहायक होती है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अब यहाँ पे आप चालन का प्रयोग अभी आपने देखा था ना, अब संवहन का प्रयोग देखेंगे। संवहन का अनुप्रयोग क्या होता है? विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है।
मोटर कार का जो आपका रेडिएटर यानी कि शीतलन तंत्र होता है ये भी संवहन सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये सारे संवहन के अनुप्रयोग ध्यान रखेंगे। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? सिल्वर यानी कि रजत लेयर यानी कि रजत परत का यूज किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हीट यानी कि ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊष्मा है ऊर्जा का उदाहरण। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्सरे किरण का यूज किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। निम्न तापी में पूछेगा उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करेंगे, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार के तुल्य है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार के तुल्य ये होता है। अब यहाँ पे विकिरण का अनुप्रयोग को समझिएगा। देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुँचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। और एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे गर्मी में जो सफ़ेद कपड़ा पहनना है ना वो अधिक आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि ना सफ़ेद जो कपड़ा है वो ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित मतलब ले जाओ वापस ले जाओ अपना उस तरह का सेंस में वापस कर देता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री पर आपको ध्यान रखना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। कौन? ऊष्मागतिकी का पहला नियम। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद कमरे में जमने के लिए दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। क्यों? बंद कमरे नहीं, मतलब बंद करके उसे देखिए फिर से समझेंगे थोड़ा सा। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने के लिए दे दिया जाए तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ना पानी जमने पर फैल जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ना ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब जो है वो घटता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान यानी कि प्रायः हिमांक से कम रहता है और वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण यानी कि रेडिएशन की वजह से ऊष्मा पूछेगा किस प्रक्रिया की वजह से तीव्र गति से स्थानांतरित करती है, तो विकिरण की वजह से करती है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान पता मतलब दिखाता है, आपको शो करता है, प्रदर्शित करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यानी कि यीस्ट का उपयोग किया जाता है? सैकरोमाइसीज सेरेवेसी का यूज किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब यानी कि बैड कंडक्टर होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उनके क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है।
प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से आप कहाँ पर आ गए पता चला आपको, प्रकाशीय, प्रकाशीय की जो है ना, प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स जिसे आप कहते हो, ऑप्टिक्स टॉपिक को आप कवर करने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक आता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित, मतलब वो चेंज नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की गति पूछेगा कितनी होती है? यहाँ पे देख लीजिए आप, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में पूछेगा क्रिया में, समझिएगा अच्छे से, क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण पूछेगा किस प्रकार? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण का यूज यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग? नियॉन का यूज किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। क्या? तरंगदैर्घ्य, इसे ध्यान रखिएगा। क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सूर्योदय से पहले ही आपको सूर्य दिखने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना, ये सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कह रहा है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक परिकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई? नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ जो है नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता दिया जाएगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर सेकेंड में दिया है। निर्वात में देखिए, यहाँ पर आप जरूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर मान लीजिए कि कहीं पे रख लेते हो अच्छे से, आप इसे 2-4-5 बार अगर देखेंगे याद हो जाएगा। और यहाँ से सवाल तो आना आपको पता है तय रहता है। और काफ़ी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, बहुत ही ईजी है बट कन्फ्यूजन अच्छा खासा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस दोनों को याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगा नहीं। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन में पूछेगा तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप याद रख लेंगे। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर रख लिया होगा। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की जो तुलना की जा सकती है ना, तो फिल्म से की जा सकती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है एंडोस्कोप। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। यहाँ पे समझिए, हीरा जो है ना, उच्च परावर्तन के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ये अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक और बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल आपको दिखाई पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को
पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहा जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने की वजह से। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM जिसे आप कहते हो। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई बताइए। तो व्यक्ति की अगर आधी हो तो आप उसे पूरा देख सकते हो। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझिए, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दृष्टि पटल पर, रेटिना पर किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश आपको बताना, एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका कारण क्या है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के परिकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण की वजह से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसे आप कहते हो, मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। अब यहाँ पे फिर से आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर देखेंगे। जैसे बैगनी है, बैगनी का होता है 3900 से 4460 तक। नीला या फिर जामुनी का पूछेगा 4460 से 4650 तक। आसमानी का 4650 से 5000 तक होता है। हरा का पूछेगा 5000 से 5700 एंगस्ट्रम होता है। हरा का आपने देख लिया 5000 से 57 तक। पीला का देखिए 5700 से 5900 तक होगा। नारंगी का 59 से 6200 तक। लाल का 62 से 7600 एंगस्ट्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से संबंध है। किसका? रमन प्रभाव का, रमन इफेक्ट का। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जब 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा? सफ़ेद प्रतीत होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? 5500 एंगस्ट्रम के लिए अधिक अच्छा रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8-8.5 मिनट आप मानेंगे लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्णिक विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में? 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल। पूछा जाता है कि बीच में कौन सा रहता है, स्टार्टिंग में, अंत में किसका क्या रहता है, इसके बारे में अच्छे से भी आप देख लेंगे। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी घटनाएं उत्तरदायी होता है। इन्हीं की वजह से मतलब होता है इंद्रधनुष बनता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण की सहायता से। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? पराबैंगनी किरणें होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका क्या पॉइंट था कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र कैसा होता है? नीला आपको दिखता है। ठीक है। हैलोजन लंप का जो तंतु है किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? आप यहाँ पे समझ पाए कहाँ पे पहुँच चुके हैं? अब आ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। इसी को देखने वाले, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा को अब देखेंगे। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन और सोडियम से होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 से लेकर 2500 तक रहता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो इसका ना प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता? दृष्ट धारा की आवश्यकता यानी कि डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है, मतलब बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? याद करिए, ये ना विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए होता है। प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावाष्प यानी कि मरकरी भरी होती है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियोन रहती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी होती है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध अगर पूछेगा तो R/4 हो जाता है, उसका चौथा भाग हो जाएगा उसका नया प्रतिरोध। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का यानी कि कैपेसिटर का यूज किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को निर्भर करता है विभव। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है? विद्युत मोटर होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो और विद्युत मोटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0 यानी कि 0 होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा यानी कि कॉपर का यूज होता है त्वरित चालक लाइटिंग कंडक्टर बनाने के लिए। सिलिकॉन के बारे में देखिए, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? 0 ताप पर।
परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। कहेगा परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? उसे आप अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर कहते हैं। चालक पदार्थ के उदाहरण और अचालक पदार्थ के उदाहरण। चालक हो जाएगा धातु जैसे में कि लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट होता है। अचालक में रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, ये सारे आते हैं। अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? अतिचालकता के शून्य पारगम्यता होते हैं। नव आविष्कृत उच्च तापमान अधिचालक कौन सा है? तो सेरेमिक ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा? सिलिकॉन आपका राइट आंसर। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। डायोड का जो प्रयोग है वो किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए डायोड का यूज किया जाता है। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी पूछेगा कि पूछा जाता है कैसा होता बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में क्या होता है? वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ पर सर्वाधिक होता है? चुंबक के दोनों किनारे पर क्या होता है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा। चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर और दक्षिण दिशा को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है। अच्छा, और एक बात, आप जो है ना चालकता यानी कि अभी जो टॉपिक आप देख रहे हो ना ये चालकता आपका आ चुका है। ठीक है, कहाँ से? चलिए इसे देख लीजिए। इस वाले पॉइंट से सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम जहाँ से आपने देखना स्टार्ट किया था ना, अभी आप चालकता टॉपिक को देख रहे हो। कहाँ चला गया? 4 आंख से देखना पड़ रहा है। सीजीएस पद्धति यहाँ पे देखिए में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। मात्रक पूछेगा क्या है तो मैक्सवेल बताना होता है। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक का जो आकर्षण शक्ति न्यूनतम होता है कहाँ पर? तो ये चुंबक के मध्य में होता है। अभी आपने देख ही लिया था। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोह के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में रहता है। तड़ित यानी कि जो आकाशीय बिजली होता है ना, तो इसे समझिएगा। तड़ित से वृक्षों में भी आग लग जाता है ना, क्योंकि इसमें अधिक काफ़ी अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा रहता है। सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है ना चुंबक वाला, वो बहुत हद तक कहीं कम रहता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। यहाँ पे समझिए, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह ही व्यवहार करने लगता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया गया था? याद करिए। तो प्रेरित धारा की दिशा। ध्यान है ना? आपको ध्यान नहीं है तो अच्छे से क्लास को आप देखिए, 1 से 2 बार क्लास को देख लीजिएगा। विद्युत धारा के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार कहा जा रहा है कि मिलता है, ध्यान से थोड़ा सा देखा करिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किया था किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है?
तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए, ताकि मतलब होता है ना आग वगैरह ना लगे, करंट ना लगे, इस वजह से। अब यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर यानी कि नाभिकीय भौतिकी पे आ गए, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स को देखेंगे, इसके बाद विविध टॉपिक को देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसे आप D2O कहते हो, D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेन टी सीबोर्स के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक जो क्षय होता है यह है। पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। देखिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसे भी। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना होता है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम का है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर यह काम करता है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग यूरेनियम का किया जाता है? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कण उत्सर्जित करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग के बारे में समझिए। अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों का रिसाव करने के लिए, पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय तत्व का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। किस पदार्थ का प्रयोग? ग्रेफाइट किया जाता है। भारी जल को भी यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। मेशान की खोज किसने किया था? युकाबा के द्वारा। हिडेकी युकाबा के द्वारा मेशान की खोज करी गई थी। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ब्रीडर रिएक्टर ऐसा रिएक्टर होता है जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न कर देता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरण की वजह से। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? नाभिकीय ईंधन पूछा ना तो थोरियम आपको बताना होता है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना के द्वारा भारत में अणु बम का विकास किया गया। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में किया जाता है परमाणु रिएक्टर का उपयोग। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम यानी कि समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? U-235 का यूज करते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम पूछेगा ना तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा, जो कि बुंदेलखंड शहर में है, उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज की थी किसने? ऑटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के द्वारा 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। अब यहाँ पे आपको दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझिए। तारापुर है कहाँ पर? तारापुर वाला महाराष्ट्र में। रावत भाटा है राजस्थान के कोटा में। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा है उत्तर प्रदेश। काकरापारा है गुजरात में। कैगा कर्नाटक और कूडनकुलम है तमिलनाडु में। इसके बारे में अभी या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। और भी, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। यहाँ पे समझेंगे आप ना मिसलेनियस चैप्टर अब देख पा रहे हो, यानी कि विविध को आप देख रहे हो। क्लास यहाँ पे आप समझिए कि लास्ट होने वाला है इस टॉपिक को देखने के बाद। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपने देख लिया। समझिए, एक अंतरिक्ष यात्री
पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण यानी कि तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 20 से कम, 20,000 से ज़्यादा। जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो वह उसे क्या करता है? विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह वस्तु कितना कार्य किया? कुछ नहीं, शून्य कार्य किया। बिग और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? जड़त्व के कारण चलती बस में अचानक ब्रेक मारने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक पूछेगा, तकाशी हिरोज के द्वारा ये लिखा गया है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। अब यहाँ से जो आप देख रहे हो ना, मतलब साइंस का मिक्सचर अभी आपको देखने को मिलेगा। जो अलग अलग इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है, उसे आप देख पाओगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी ब्रेक प्रभाव पर यह काम करता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? क्योंकि ना पाइप में पानी जमने से, पानी का आयतन बढ़ जाने से क्या होता है? पाइपलाइन में पाइप फट जाता है। आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था, पानी के जमने के बाद बोतल वगैरह क्या होता है? भ्राम से उड़ जाता है, मतलब फट जाता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, यहाँ पे परावर्तन आपतित किरण बराबर परावर्तित कोण हो जाएगा, 60 डिग्री ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। कलाई घड़ी, जो कि प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है एक छोड़ी जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी कि हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से क्या होता है? पृथक यानी कि अलग हो जाता है। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर? नई दिल्ली में है। रेजर का फुल फॉर्म बताएंगे तो रेजर का होता है LASER का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है? अटाकामा यानी कि पेरू में स्थित है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई है। कहाँ पर? मुंबई में की गई है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री रहे थे। 1961 में ये गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा बताना है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ये 1963 में गई थी। वो 1961 में गए थे गागरिन साहब और 63 में गई थी तेरेस्कोवा।
GIF का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी लोग होते हैं ना, GIF का जो है कुछ यहाँ पे ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण होता है उत्पन्न। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का परसेंट है लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब की वजह से। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आकार कैसा होगा? तो गोलाकार होता है। भारहीनता की अवस्था में पूछा है एक मोमबत्ती की ज्वाला, तो आपको गोलाकार बता देना है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनिक, जिसे आप अल्ट्रासोनिक कहते हो। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करिएगा। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत करता है, राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल, चलिए यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब भी इसका घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का, अवतल दर्पण का यूज करते हैं? प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस का जो स्थापना है बेंगलुरु में यानी कि कर्नाटक में किया गया है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। प्रिज्म किस रंग का जो विचलन है सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का। प्रिज्म के द्वारा पूछेगा किस रंग का विचलन सर्वाधिक, तो बैगनी का बताना है। एक तरल सूक्ष्मदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाए जा सकते हैं? कम से कम 2 उत्तल लेंस से बन सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देगा। 2 तरह का लाइट अगर चेंज होता है तो काला दिखने लगता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत दिखाती है? तो उत्तर की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव के लिए। शीशे का जो रजतन है यानी कि सिल्वरिंग ग्लास है, इसके लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश कैसा, काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? नांगल यानी कि पंजाब में किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से ये लेपित होती है, टेप रिकॉर्डर का जो टेप होता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। कह रहे स्वचालित कलाई घड़ी में हाथ ऊर्जा के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर, मतलब किस रूप में किया जा सकता है, कह रहा है क्यों? डॉपलर प्रभाव के द्वारा होता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर होता है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर होता है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष में? वर्ष 1957 में स्टार्ट की गई थी। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर कारण है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं?
तो डीजल इंजन में क्यों होगा, तो एक भी नहीं रहता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है, तो वो आपका परम शून्य ताप होता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक और संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होता है। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है, कार्बन माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य में स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है, साइबरनेटिक्स विधि के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है कौन सा, गामा किरण। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने, तो एनरिको फर्मी के द्वारा ये दिया गया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं, त्वरित चालक तांबे से बनता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगा, घट जाता है। किसी तारे का रंग क्या उसका ताप को दिखाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब हुआ। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है, तो आयाम जो है ना ये नियत रहता है। यहाँ पे क्या कहा ना कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम में आयाम परिवर्तनशील या फिर नियत होता है, तो आयाम जो है ये नियत रहता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है, व्यतिकरण को नहीं दर्शाया जाता है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव होता है क्या, घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है, हृदय की गति को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, उसे आप ध्रुवन कहते हो। वायु शीतलन यानी कि एयर कंडक्टिंग में ये जो कह रहा है कि किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है, ये गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वायु शीतलन ज़्यादा उपयुक्त यानी कि काम में आता है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं की जो आवर्धित रूप है वो दिखाई देता है, उसे आप दूरबीन कहते हो, ठीक है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार का उदाहरण है, समान चाल एवं परिवर्ती वेग का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है, तो द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रहता है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है, क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतया कैसा वक्राकार बनता है, क्यों, क्योंकि वे शोर का अवशोषण कर लेती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार किस किस कंडीशन में कैसा होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब लिफ्ट विराम अवस्था रुका हुआ रहता है तो आपको पता है ना कि उसका व्यक्ति का भार जो है आभासी भार जो है उसके नॉर्मल भार के बराबर दिखेगा। कह रहे जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो उसके भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। फिर आ जाइए कि जब लिफ्ट
त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो क्या होता है ना, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। ठीक है, इसका आगे पार्ट में भी देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किस कौन सा जो यंत्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर, विद्युत जनरेटर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, रॉकेट प्रक्षेपण जो है न्यूटन का गति का तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो व दूरदर्शन जो है ये विद्युत चुंबकीय संचलन पर काम करता है, तरंग पर, और वायुयान जो होता है ये बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। यहाँ पे अब एक बात समझिए, कह रहा है कि अमेरिकी वैज्ञानिक, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जा चुका। नोबेल प्राइज किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में दिया गया था। कह रहा है कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें जो है सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पे जो आपने लिफ्ट के बारे में देखा तो उसका चौथा पॉइंट देखिए, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आएगा ना तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जो भार है आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाएगा तो भार इंसान का शून्य लगने लगता है। ठीक है, शून्य प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस कंडीशन में लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत की ओर इंसान जाने लगता है। अब आ जाइए फिर से कुछ यहाँ पे यंत्र और सिद्धांत है, जैसे में कि सोनार, ये पराश्रव तरंगों का परावर्तन, प्रकाशिक जो रेशे होते हैं तंतु, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरंग परिवर्ती पर, फोटो सेल पूछेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, नाभिकीय रिएक्टर पूछता है तो नियंत्रित नाभिकीय जो विखंडन होता है इनके सिद्धांत पर ये चलती है। अब यहाँ पे चलिए इसको छोड़ करके पहले इसे देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है ये आपका, ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक अनुप्रयोग को देखते हैं। अनुप्रयोग नहीं है, उपयोग को देखते हैं। देखिए विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, इसका थोड़ा सा कलर अब चेंज कर लिया जाए। देखिए विद्युत जो हीटर है ना विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार का बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा जो है ये पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। थोड़ा सा फिर से समझेंगे, विद्युत हीटर जो उस ऊर्जा है इसको ऊष्मीय ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पूछेगा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ जाता है। वाष्प इंजन पूछेगा तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत जो बल्ब है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम पूछेगा तो रासायनिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है, परमाणु बम पूछेगा रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, ध्यान रखेंगे। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और अगर आप पूछता है कि विद्युत जनित्र तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, इसे आप एक साथ अगर चाहें तो आपके लिए लास्ट में से
सेट कर दिया गया था। चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक टॉपिक रहा, नेक्स्ट वाले क्लास में कभी आपको ये करवा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कह रहा है, भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान कौन सा कहाँ पर है। जैसे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, ठीक है। आइए इसे थोड़ा सा देखिए, तो देख लिया जाए इसको। तो हो सकता है देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मैनेज करेंगे। देखिए फटाफट इसे एक बार देख लेते हैं, कवर कर देते हैं, इस टॉपिक को भी क्यों छोड़ना। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है नई दिल्ली में, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूछेगा देहरादून, साथ ही साथ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये पूछेगा देहरादून में है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान एवं जो अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में है, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूछेगा नई दिल्ली में ही। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो जादूगोड़ा बताएंगे, जादूगोड़ा कहाँ पर है, झारखंड में, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला पूछेगा जमशेदपुर, यानी कि यह भी आपका झारखंड में ही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पूछेगा मुंबई बताएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैग्नेटिज्म पूछेगा तो यह दोनों मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पूछता है नासिक, यानी कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। यह भी आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, यानी कि यह भी महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम वेधशाला भी आपके पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में है। आ जाइए अब, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, बॉम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पूछेगा दुर्गापुर, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान पूछता है तो कराईकुड़ी, जो कि आपका तमिलनाडु पड़ता है। कौन सा, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान को आप जरा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख भी दिया जाए TN, यानी कि तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर, जो कि गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कहाँ पर, बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक में। साथ ही साथ राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला भी बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक में ही है। और रमन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो बेंगलुरु, यह भी कर्नाटक में ही है। यानी कि कर्नाटक में कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे अगर एक साथ आप देखना चाहें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है और रमन अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पूछता है पणजी, यानी कि यह गोवा में है। तो आशा करता हूँ कि आपने इसे भी अच्छे से देखा और समझा होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बेशक यहाँ पे ले लीजिए, क्लास को चाहें तो रोक करके अच्छे से ले लीजिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स टॉपिक को कवर कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का यह क्लास। अब आप लोग नेक्स्ट वाले क्लास, आप जो नेक्स्ट आप टॉपिक देखना पसंद करेंगे, कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे, आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही जो भी आप कहेंगे, जो भी सही टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए करवा दिया जाएगा। नहीं तो अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो जल्द ही कोई ना कोई अच्छा सा टॉपिक आपके लिए आ जाएगा। क्लास कैसा लगा अब आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाले क्लास को लाने में और अच्छे से एनर्जी के साथ क्लास को लाया जा सके। आपको NCERT सार संग्रह पे हर हाल में पकड़ बनाना ही है। अगर आप इस पे पकड़ बना लेंगे तो यकीन मानिए आपका प्रैक्टिस सेट BPSC का अगर होगा तो 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन जो आपका GK का रहेगा। अगर आप बिहार SI की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको लगभग 95 प्लस क्वेश्चन आएगा। अगर आप BSSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि BSSC में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसी टॉपिक से। आपको थोड़ा सा पकड़ आप इस पे बनाना ही पड़ेगा अच्छे से। अगर आपका पहले से इस टॉपिक पे कमांड रहा हो तब तो आप आराम से एक बार में क्लास को देख के आपने काफ़ी कुछ अपने अंदर लिया होगा। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे होंगे तो आप 1 से 2 से 3 बार और इस क्लास को देखिए, फिजिक्स पे अपना पकड़ अच्छे से बना लीजिए। एक बार आप मेहनत कर लेंगे, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा टेस्ट वगैरह लगाने में। मेरा काम था क्लास अच्छे से आपको दे देना। अब आपको क्लास देखकर आपने क्या सीखा नहीं सीखा ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा गया था नंबर के लिए ना, अभी तक नंबर नहीं दिया गया। तो अभी तक जो भी लोग आप बने होंगे नंबर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। नंबर है 9576843550। इस नंबर पर आप
व्हाट्सएप पर ध्यान देंगे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा अगर आपको कुछ भी कहना हो। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ।